सभी व्यूअर्स को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं हूं आभास चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी आभास चतुर्वेदी शो का एपिसोड नंबर 14। मैं जानता हूं कि मैं ये वाला वीडियो 21 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूं मेरे प्रीवियस वीडियो से, लेकिन वो इसी कारण है कि मेरे स्कूल्स भी चालू हो चुके हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस मेरे चालू हो चुके हैं 11th ग्रेड के। प्लस अभी आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिबेट्स, ऑनलाइन एमयूएन्स में भी भाग ले रहा हूँ, जिसमें मुझे कभी कभी सक्सेस मिलती है, कभी कभी नहीं, लेकिन हाँ, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है। तो उसी के रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है। लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपलोड्स लाते रहूँ। अब चलते हैं हम लोग आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो मेनली फोकस करेगा कि जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसके पिछले 3-4 सालों में परखच्चे से उड़ गए हैं, उसको ऊपर कोविड-19 का क्या बुरा सा असर पड़ा है। हमारी जो ऑलरेडी फटी पुरानी इकोनॉमी पड़ी हुई थी, उसको और ज़रा बदतर कैसे कर दिया है कोविड-19 के सिचुएशन ने, और उससे उभरने के लिए हमारी सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हमारा देश वापस से एक शाइनिंग इकोनॉमी की तरह उभर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले तो इस बात पे फोकस करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भारत की ऑलरेडी फुस इकोनॉमी के ऊपर और ज़्यादा कैसे एडवर्स इम्पैक्ट्स पड़ चुके हैं। तो जी देखिए, पहले से ही हमारी इकोनॉमी हल्की सी इम्प्रूव कर रही थी फिस्कल डेफिसिट, मतलब यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के डेफिसिट को थोड़ा सा कम करने हेतु। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट मैंने आपको पहले कुछ वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि अगर जो भी आपके देश का जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो आपके देश की रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका देश कर्जे में डूब जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट है, हमारा देश उसमें इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि सप्लाई शॉक के जैसा एक हो गया लॉकडाउन की वजह से, क्या हुआ है कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी बंद हो गई हैं, सारी आपकी फर्म्स बंद हो गई हैं। तो क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, तो आपकी जो सप्लाई होगी वो भी पूरी तरीके से कम हो जाएगी, जिससे कि आप कम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि आजकल हम सब लोग क्वारंटाइन के दिनों में अपने आप को व्यस्त करना चाहते हैं, तो हम लोग रामायण को बहुत ज़्यादा एविडली फॉलो कर रहे हैं। तो इस इकोनॉमी की सिचुएशन को मैं रामायण के ही एक रेफरेंस से आप लोगों को सरलता से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो जी देखिए, जब रावण सीता मैया को का अपहरण करके उन्हें श्रीलंका ले जा रहे थे, तो जैसे सीता मैया ने बहुत ज़्यादा ऊंचाई से रावण के वाहन से आभूषण नीचे फेंकने चालू कर दिए थे, जिससे कि राम जी को उनका रास्ता पता चल जाए, उनका रूट पता चल जाए श्रीलंका जाने का। बिल्कुल वैसे ही हमारे रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले एकदम बढ़िया से फ्री फॉल स्लाइड मारी है। बताइए, इतना जोश से तो कोई बच्चा भी पार्क में स्लाइड नहीं मारता है, जितना जोश से हमारे इंडियन इकोनॉमी, हमारे जो इंडियन रुपी है, उसने डॉलर के अगेंस्ट स्लाइड मारी है। अब देखिए, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, जब भी कोई इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के मुकाबले थोड़ा सा मतलब थोड़ी सा क्या, हमारे केस में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। जैसे कि रुपया इस समय अपना रिकॉर्ड लो फेस कर रहा था थोड़े दिनों पहले डॉलर के मुकाबले। तो ऐसे सिचुएशंस में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया का ही ले लेते हैं, जो इंडिया के इस समय जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर बिकेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में का जो $1 है वो इंडिया के रुपयों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी हमारे एक्सपोर्ट्स की यूएसए में, जिससे कि हमारे सप्लायर्स को फ़ायदा होगा। और हमारे देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो डेफिसिट है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन आज की सिचुएशन में मानो कि सप्लायर्स और बिजनेसमैन के हाथ ऐसे बंधे हुए हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी चीज़ों को भर भर के एक्सपोर्ट करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ही नहीं है, उनके पास कुछ सप्लाई ही नहीं है बाहर कुछ भेजने के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है। अब हम लोग चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए, जब हम लोग फर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इन फर्म्स में भी जो जो भी सबसे ज़्यादा छोटी फर्म्स जो हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो बड़ी फर्म्स हैं उनके पास तो देखिए तब भी थोड़ा से रुपए हैं कि वो बाद में जाके अपनी फर्म को रिवाइव कर सके, लेकिन ये जो छोटी फर्म्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई सारी फर्म्स शट डाउन भी हो सकती हैं, जिसका एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि है बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा वर्स हो जाना। जी देखिए, आज की ही तारीख में जब हम लोग दिहाड़ी वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे हैं, तब हमारे पास देश में इस समय 23% की अनएम्प्लॉयमेंट है।
इस भयानक खतरे को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी भारतीय सरकार को यह बात के लिए आगाह पहले से ही कर दिया था। आई मीन लाइक हाँ, मार्च के एंड में ही कर दिया था इस बात का आगाह कि 400 मिलियन से भी अधिक वर्कर्स जो हैं भारत में, वो पॉवर्टी के ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चलते या फिर वेजेस कम होने के चलते। ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी ज़मीन पे लेटे हुई बेरोज़गारी थी, उसको कोरोना वायरस ने आके और ज़्यादा 3-4 चपेटे पेल दिए हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और बदतर हो गई है। जब हमारे देश की 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पहले से ही 1 साल से रिसेशन के अंदर चल रही हैं, तो आप ऐसा नज़ारा तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। जो हमारी अगली प्रॉब्लम जो है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनवरी से ही हमारा पीएमसी बैंक हो गया या फिर हमारा येस बैंक हो गया, ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो भी डूबे जा रहे हैं, जिनका मेन कारण है राइजिंग एनपीएज। अब एनपीएज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसको अगर हम लोग सरल भाषा में बोलें तो ये कि आपने लोन ले लिया लेकिन लोन को आप रीपे नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बैंक एक कर्जे में डूबे जा रहे हैं, ना उनको कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और ना ही उनकी कुछ कमाई हो रही है। तो इस चीज़ की वजह से जो आज की जो चीज़ है, जब लोगों की पगार कट रही है या फिर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग लोन्स को रीपे नहीं कर पाएंगे बैंक को, जो कि एक और स्पाइक के अंदर रिजल्ट कर सकता है राइजिंग एनपीएस की, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आ सकती है, जिससे कि 4 से 5 प्रोमिनेंट बैंक्स भी बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, जिसको सरकार को देखना पड़ेगा। अगली प्रॉब्लम जो आजकल न्यूज़ की सुर्खियों में बहुत ज़्यादा आ रही है, वो है माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस, जो कि इस बात पे हुई है कि ना तो उनके पास आजकल कोई सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सस्ता कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है अपने घर वापस जाने का। जो आज के शहरों में रह रहे हैं, जो जहाँ पे वो काम करना है, वहाँ पे उनके पास उतनी ज़्यादा पगार नहीं है कि वो आज की तारीख में रह सकें, और होमलेस भी हैं उनमें से कई सारे, तो वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस को बढ़ाने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा भी उत्पन्न करता है। तो अब मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हैं, जिनके बारे में अब मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, क्योंकि आज की तारीख में ये सारी प्रॉब्लम्स भारत को बहुत ज़्यादा निचले पद पर गिरा सकती है दुनिया की इकोनॉमिक कॉम्पिटेंसी में, और जो कि भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। कि और डर का माहौल है, जैसा कि ये फ़ोटो आपको दिखा रही है रवीश कुमार जी की, डर का माहौल है, सही में डर का माहौल है। और इस डर के माहौल से निकलने के लिए मैं अब आपको कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूँगा, जिसको सरकार भी इम्प्लीमेंट कर सकती है अगर आम जनता और एक्सपर्ट्स उनको प्रेशराइज करें तो। अब देखिए, जो एक सिंपल सी सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आती है वो है कि आपके पास रुपए वगैरह की कमी है, आपके पास सप्लाई और डिमांड की भी कमी है, तो कोई नहीं जी, आप प्रिंट कर दो थोड़ा सा और पैसा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल साउंड करती है, लेकिन है इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, जिससे सरकार को बचना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें इस समय आरबीआई को ये निर्देश देने पड़ेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को छापना चालू कर दें। आप मतलब अपनी जो पैसे की जो प्रिंटिंग जो प्रोसेस है, आप उसको 1.5 गुना फास्ट कर दें, जिससे कि लोगों के पास कम से कम ये तो अश्योरेंस रहेगी कि नहीं, हमारे जेब में पैसा है और हम खर्च कर सकते हैं ऐसे, जिससे कि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और जो सप्लायर्स हैं उनके पास थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा, तो वो भी इस चीज़ से एंकरेज होके, इस चीज़ से मोटिवेट होके पैसा खर्च करने लगेंगे सप्लाई के ऊपर, जिससे कि आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो वापस से पटरी पे आ जाएगी। अब इस चीज़ से वो मेन फ़ायदा होगा वो होगा एमएसएमई सेक्टर को, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। अब इस मूव को बैकअप करने के लिए हमारी सरकार को फिस्कल पॉलिसी का भी बहुत बढ़िया से उपयोग करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जो आपके इनकम टैक्स हो गए या फिर जो आपके कॉरपोरेशन टैक्स हो गए, आपको ये दोनों टैक्सेस को कम करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना, जिससे कि लोगों को कम टैक्स देना पड़े और उनकी डिस्पोजेबल इनकम, जो कि टैक्स कटने के बाद जो आदमी की जो आय होती है, वो आय आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, जिससे कि आप कंजम्पशन ज़्यादा करें और फिर जो मैंने साइकिल आपको पहले समझाई थी वो वापस से रिपीट हो। अब देखिए, जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब आपके सप्लायर्स खुश रहेंगे, तो फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करेंगे, और जिससे कि जो आपकी जो देश की जो पॉवर्टी की जो सिचुएशन है उसको भी आप एक लगाम लगा सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ें आपको सुनने में तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक लग रही होंगी, ये जो 2 मैंने अभी अभी आपको मूव्स कहे हैं, लेकिन ये मूव्स बहुत सारे देशों ने अपनाए, जिसकी वजह से उनके देश की जो इकोनॉमी थी वो कंगाल हो चुकी है,
जैसे कि ज़िम्बाब्वे हो गया, जैसे कि वेनेज़ुएला हो गया, जैसे कि ब्रुनाई दारुसलाम हो गया। अब ये जो मैंने देशों की बात करी है, ये देशों को ऐसी कोई सिचुएशन ऐसे नहीं उत्पन्न हुई थी कि वो ये सारे मूव्स लें, और इन्होंने बिल्कुल भी कंट्रोल करके इन मूव्स को नहीं लिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इसके ऊपर एकदम बढ़िया से मॉनिटर करे, वीक बाय वीक स्टेटस को मॉनिटर करे, जिससे कि ऐसा ना हो कि क्योंकि हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए और सप्लाई की गति थोड़ी सी कम रह जाए, तो हमारा इन्फ्लेशन एकदम ही छप्पर फाड़ के राइज अप हो जाए और महंगाई की फिर हम लोग चपेट में आ जाए, एक नई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए, जो कि इन तीनों देशों में हुई थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉलिसी भारत इस समय अपना सकती है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो मोदी सरकार ने एक बढ़िया चीज़ करी है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो ये है कि उन्होंने महंगाई को कंट्रोल में रखा है, वो ये है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को अपने दायरे में रखा है, जो कि एक कमेंडेबल जॉब है। तो क्योंकि हमारी सरकार को आता है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कैसे रोकना है, और क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति ऑलरेडी अच्छी है, तो मैं सरकार को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगले 3 से 4 महीनों के लिए एटलीस्ट, आप जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो उसके 3 से 4 महीनों के लिए आप टैक्सेस को कम कर दें, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस। पैसा जल्दी से छापना चालू कर दें, मतलब आरबीआई को ऐसे निर्देश दें कि वो पैसे जल्दी एक गति पे छापना चालू कर दें। अब जब आप पैसे एक तेज़ गति से छाप रहे हैं, तो फिर इसका और एक ऐसा लाभ हो सकता है कि सरकार के पास इतने इनफ रुपए आ जाएं कि वो 2 बेल आउट निकालें, मेरे हिसाब से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होगा बैंकिंग के लिए बेल आउट, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बेल आउट इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स लिटरली पैसे के एनपीए के अंबार में डूबे जा रहे हैं, जिसको सरकार को मदद करनी चाहिए। वो अपना हाथ डाले और बैंक्स को इस गहरे गड्ढे से ऊपर खींचने में मदद करें। अब मेरे अगले रिकमेंडेशन से जो एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो भी इससे अग्री करते हैं कि अगर आपने पैसे छापने ज़्यादा चालू कर दिए, तो फिर एक मिनिमम बेल आउट तो आपको लगेगा ही, मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपए का आपको बेल आउट लगेगा ही एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर होता है, क्योंकि आप देखें तो ये सारी नई नई कंपनीज़ हैं जो उभर के आ रही हैं, ये सारी छोटी कंपनीज़ हैं, और ये 1 महीने के लॉकडाउन की वजह से इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल फेस हो रही है, जिसकी वजह से जो भी बिजनेसमैन हैं जो इन फर्म्स को ओन करते हैं, वो भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए और एमएसएमईज़ को बढ़ावा देने के लिए, एक नए फर्म्स को स्टार्टअप करने के लिए आपको ये 3 मेजर्स तो उठाने ही पड़ेंगे: बेल आउट्स, प्रिंटिंग मोर मनी एंड कटिंग टैक्सेस। अब अगर रही बात माइग्रेंट वर्कर्स की, जो इस समय हमारा एक इमीडिएट सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे यूपी सरकार ने एक बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया था कि स्पेशल बसेस को अरेंज किया था, वैसे ही हर राज्य सरकार को करना चाहिए, जिससे कि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सेफली अपने घरों पे पहुंच जाए, अपने नेटिव शहरों में पहुंच जाए, जहाँ पे उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जहाँ पे उनके पास थोड़ा सा पैसा भी हो सकता है, जिससे कि वो अपना घर बार चला सकें, अपने आप को सस्टेन कर सकें। और जो एक मेरे टॉप ऑफ द माइंड में एक सोल्यूशन आ रहा है स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्ट्स के लिए, वो आपका ये हो सकता है कि आप स्पेशल ट्रेन्स को अरेंज करें, क्योंकि ट्रेन्स में आप सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप इनका ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेक श्योर कि जो भी वेकेंट फ्लैट है हमारे विशालकाय गगनचुंबी बिल्डिंगों में, जो भी हमारे बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं, आप उन फ्लैट्स के अंदर इन परिवारों को शेल्टर दें, और जितना भी आपका रेंट पड़ेगा 1 महीने का, वो बिल्डर्स को डायरेक्टली राज्य सरकार पे करे। अब देखिए, भारत जैसे देश, जो आज की तारीख में एक गगनचुंबी इमारत के जैसा आप उसको समझ सकते हैं, उसकी जो तगड़ी बुनियाद है, उसकी जो तगड़ी एक नींव है, वो है हमारे देश के गरीब किसान और हमारे देश के गरीब रोजगार वाले लोग। तो इन लोगों को, उन लोगों के लिए जो एक स्कीम लाई थी हमारी सरकार ने, जिस स्कीम के तहत एक बेल आउट लाया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो लाया था हमारी सरकार ने, जिसके पोस्टर पे आप देख ही सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी चौड़ी मुस्कान लेके खड़े हुए हैं। उस स्कीम के तहत जितने भी आपके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के प्रॉमिस हुए थे, वो अभी तक या तो पहुँचे नहीं हैं, और अगर पहुँच भी आते तो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है उसका अमाउंट, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है मेरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बेल आउट की जो मैंने स्कीम जब एक्सप्लेन की थी उस वाले वीडियो में। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, गो प्लीज़ चेक इट आउट। तो जो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी चौड़ी मुस्कान लिए खड़े हुए हैं उस पोस्टर में, इनके स्कीम के तहत जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उनके चेहरे पे ऐसी चौड़ी मुस्कान नहीं पहुंची है। क्यों? सिंपल रीज़न, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स आपके बहुत ज़्यादा कम हैं। तो जो इमीडिएट सोल्यूशन हमारी सरकार ले सकती है,
वो ये है कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स का जो अमाउंट है, उसको आप बढ़ा दीजिए, उसको आप एटलीस्ट 2,000 रुपये पर आदमी तो दे ही सकते हैं। और जो आपके लैंड शेयरिंग फार्मर्स हैं, जो आपके बेसिकली गरीब जो किसान हैं हमारे देश के, आपको उनको भी इस स्कीम के तहत इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आजकल जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं श्री रामविलास पासवान जी, वो बड़े ही चौड़ में आके मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आके ये कहे जा रहे हैं कि वी विल हैव अ बम्पर राबी क्रॉप हार्वेस्ट दिस ईयर, जो हमें हेल्प करेगा अगले 3 सालों के फूड के स्टॉक को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन भैया, जब इस समय कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है, तो क्या आपने सोचा कि फार्मर्स बाहर कैसे निकलेंगे अपने घरों के हार्वेस्ट करने के लिए? उनके भी तो दिमाग में एक खतरा उत्पन्न है ना, उनके भी तो दिमाग में एक डर है ना। तो फिर आपको उस डर को भी हटाने के लिए पहली बात तो एक इंसेंटिव देना पड़ेगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूं जैसे क्रॉप्स के लिए, जो मेन राबी क्रॉप है हमारे देश का, आपको उसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है, उसको आपको डबल करना पड़ेगा पर क्विंटल के लिए। प्लस आपको हमारे जो इतने भी खेतीहर हैं पंजाब और हरियाणा जैसे मेन रीजन्स में, आपको उनको पीई को जल्द से जल्द प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। अब मैं चलता हूँ सरकार के लिए मेरे आखिरी सुझाव की तरफ, जिसको एक्चुअली में सरकार ने एक हद तक पूरा भी किया था राहुल गांधी जी के सजेशन पर, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके बीच में अंतर होता है, बेसिकली एफडीआई क्या होते हैं कि जब वो आपके देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज लगाते हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स लगाते हैं जब बाहर के देश, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तब होते हैं जब कोई बाहर का देश की कंपनी आके आपके देश की कंपनी के स्टॉक्स के अंदर निवेश करती है। तो बेसिकली राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि हमारा देश प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करे आज की तारीख में, जिससे कि जो हमारी नवजात इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उनको उनके ऊपर टेक ओवर ना कर ले बाहर के देश। जैसे कि चाइना ताक लगाई बैठी थी, उन्होंने भी हमारे जो देश की जो HDFC बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, उसके अंदर उन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़ा लिया था और अब उनके पास 1% स्टेक है HDFC बैंक के अंदर। तो सरकार ने आज से 2 से 3 दिन पहले ही एक बहुत ज़्यादा सराहनीय स्टेप में ये ऐलान कर दिया था कि बाहर के जो हमारे नेबरिंग जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, वो हमारे देश के अंदर FPIs के ज़रिए उतने आसानी से आजकल निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो हमारी नेशनल जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन इससे एक नुकसान ये उत्पन्न होकर आ रहा है कि जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज़ है, जो नवजात इंडस्ट्रीज़ है, जिन्हें बाहरी देश से निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फल और फूलने के लिए, तो वो भी रुक जाएगा, जिससे कि हमारे जो देश की जो फर्म्स हैं, नई फर्म्स नहीं आ पाएंगी हमारे देश के अंदर, नई कंपनीज नहीं सेटअप हो पाएंगी। तो सरकार जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज है जो हैं, जो पिछले 1 सालों में जो कंपनीज बनी है, 1 साल भी किया, जो पिछले 3-4 महीनों में कंपनीज भारत के अंदर नई नई सेटअप हुई हैं, आप उनके लिए FPIs अलाउड कर दीजिए। लेकिन जो भी हमारी एस्टेब्लिश्ड फर्म्स जो हैं, आप उनके लिए मत अलाउ करिए FPIs, जिन्हें हम लोग ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो मेरी आज की एनालिसिस यहीं पे ही समाप्त होती है। आपने अनसब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल से, इसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश फील करता हूँ कि 21 दिनों से ने अपलोड नहीं किया, तब भी आप लोगों ने कोई ऐसे सैडनेस नहीं जताई, तो वो मुझे खुश करती है अंदर से। होप कि आप सब लोग अपने घरों के ही अंदर बैठे होंगे, आप क्वारंटाइन चिल कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स देखिए, प्राइम वीडियो देखिए, हॉटस्टार देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे बैठ के करने के लिए भी। तो आप उन चीज़ों का, उन छोटी छोटी चीज़ों का आप एंजॉय करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फॉलो मी ऑन स्मॉल बट विटी। Till then, please stay safe, please stay healthy, please stay at home and enjoy yourself. Bye bye.